हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले पी रेशियो के बारे में समझेंगे, आरओई को समझेंगे, आरओसी को समझेंगे, एबिटा मार्जिन के बारे में बात करेंगे, पीजी रेशियो को समझेंगे और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अपनी वीडियो में इस बार बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं कि ये होते क्या हैं। सिंपल टर्म में ये ऐसा टूल है जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मदद करते हैं। ये रेशियो डिफरेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स को कंपेयर करके एक क्लियर पिक्चर देते हैं स्टॉक्स की। अब इन फाइनेंशियल रेशियोज की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्हें समझने के लिए आपको ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं और कितना रिस्क उसके ऑपरेशन में शामिल है। चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पी रेशियो को समझते हैं। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस रेशियो के मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टर 1 रुपये अर्न करने के लिए कितने रुपए पे करने को तैयार है। पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। इसका एग्जाम्पल है, अगर एक स्टॉक का मार्केट प्राइस 100 रुपये है और उसका EPS 10 रुपये है तो उसका पी रेशियो 100/10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ पी रेशियो को देख लेते हैं। ट्रेलिंग पी रेशियो ये पास्ट 12 मंथ की अर्निंग पर बेस्ड होता है और फॉरवर्ड पी रेशियो होता है जो कि अगले 12 मंथ के प्रोजेक्ट अर्निंग पर बेस्ड होता है। अब पी रेशियो का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि अगर हाई पी रेशियो तो हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को इंडिकेट करता है, शायद स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। अगर लो पी रेशियो है तो लो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को इंडिकेट करता है, शायद स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। इंडस्ट्री के पीयर्स के मुकाबले स्टॉक ओवर या अंडर वैल्यूड है ये एसेस करने में मदद करता है। अब पी रेशियो के यूजेस को देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में इसका यूज़ होता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, ये एसेस करने में ये मदद करता है और कंपैरिजन टूल के रूप में भी काम करता है। हिस्टोरिकल पी, इंडस्ट्री पी और मार्केट पी के साथ कंपेयर करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब पी रेशियो की लिमिटेशंस को देख लेते हैं। अर्निंग मैनिपुलेशन इसकी फर्स्ट नंबर की लिमिटेशंस है जो कि कंपनी कभी कभी अपनी अर्निंग्स को इन्फ्लेट कर सकती है। सेकंड नंबर पे इसकी लिमिटेशन है इंडस्ट्री वेरिएशन। हर इंडस्ट्री के अलग एवरेज पी रेशियो होते हैं और ग्रोथ कंपनी हाई पी जस्टिफाई हो सकता है हाई ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से। पी रेशियो एक वैल्यूएबल टूल है लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के साथ यूज़ करना जरूरी है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग आरओई को समझेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करता है इन रिएक्शन टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ROE इक्वल टू नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि अगर नेट इनकम 10 लाख है और शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी 50 लाख की है तो ROE 10/50 यानी 0.20 या 20% होगा। अब ROE के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल ROE जो कि पास्ट परफॉर्मेंस को मेज़र करता है और सेकंड नंबर होता है फॉरवर्ड ROE जो कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट अर्निंग पर बेस्ड होता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। हाई ROE हाई प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है जो कि कंपनी एफिशिएंटली शेयर होल्डर्स इक्विटी यूज़ कर रही है, और लो ROE लो प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है कंपनी लेस एफिशिएंट है शेयर होल्डर्स इक्विटी यूज़ करने में। ROE को कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के एवरेज के साथ। इंडस्ट्री पीयर के मुकाबले कंपनी बेटर या वर्स्ट परफॉर्म कर रही है ये एसेस करने में मदद करता है। अब ROE के यूजेस को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इवेलुएट करने में ये मदद करता है और परफॉर्मेंस एनालिसिस करने में हिस्टोरिकल ROE, इंडस्ट्री ROE और मार्केट ROE के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि इनके लिमिटेशंस क्या हैं। डेप्ट इम्पैक्ट, हाई डेप्ट कंपनी ROE आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर सकती हैं, और इंडस्ट्री डिफरेंसेस, डिफरेंट इंडस्ट्री के एवरेज ROE अलग होते हैं, और शॉर्ट टर्म फोकस, ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ROE एक वैल्यूएबल टूल है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी मेजर करने के लिए। ROE को इवेलुएट करते वक्त हमेशा इंडस्ट्री नॉर्म और कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करें। अब थर्ड नंबर पे हम लोग ROC को समझेंगे। ROC का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। इसको मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए।
आरओसी को कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला था आरओसी इक्वल टू एबिटा अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। अगर एबिटा 50 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉय 200 लाख है तो आरओसी इक्वल होगा 50 अपॉन 200, जो कि हो जाएगा 0.25 या 25%। अब टाइप्स ऑफ आरओसी देख लेते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि इंक्लूड होता है इसमें बोथ इक्विटी और डेब्ट फाइनेंसिंग दोनों इंक्लूड होती हैं इसमें, और नेट कैपिटल एम्प्लॉय, इसमें एक्सक्लूड होती है करंट लायबिलिटीज और टोटल कैपिटल एम्प्लॉय। अब आरओसी का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हाई आरओसी इंडिकेट करता है एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी, और लो आरओसी इंडिकेट करता है लेस एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी को। अब आरओसी के यूजेस देख लेते हैं। कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है या नहीं, ये इवेलुएट करने में मदद करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने में। हिस्टोरिकल आरओसी, इंडस्ट्री आरओसी और मार्केट आरओसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब आरओसी की लिमिटेशंस को देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन अफेक्ट आरओसी कैलकुलेशंस। सेकंड नंबर पे होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जो कि कंपनी के हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शो करने लगता है उसका आरओसी लो। अब अगले फाइनेंशियल रेशियो एबिटा मार्जिन को समझते हैं। एबिटा मार्जिन मेजर करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को उसके कोर ऑपरेशन से बिना इंटरेस्ट और टैक्स के इफेक्ट को इंक्लूड किए। एबिटा मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है एबिटा मार्जिन इक्वल टू एबिटा अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। अगर कंपनी का एबिटा 5 करोड़ है और उसका रेवेन्यू 20 करोड़ है तो एबिटा मार्जिन 5/20 इंटू 100 इक्वल टू 25% होगा। अब टाइप्स ऑफ मार्जिन को समझ लेते हैं। ग्रॉस मार्जिन, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट के बाद की प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करता है। उसके बाद होता है एबिटा मार्जिन, ऑपरेशन कॉस्ट के बाद लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स के पहले की प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करता है। और होता है नेट मार्जिन, सभी एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट और टैक्स के बाद की प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करता है। अब एबिटा मार्जिन का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हाई एबिटा मार्जिन इंडिकेट करता है कंपनी अपने ऑपरेशन कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है उसके रेवेन्यू के मुकाबले, और लो एबिटा मार्जिन इंडिकेट करता है कि कंपनी के ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू के मुकाबले। अब एबिटा मार्जिन के यूजेस को देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस समझने में मदद करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन एक्सपेंसेस को कितने अच्छे से कंट्रोल कर रही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इवेलुएट करने में मदद करता है कंपनी के कोर ऑपरेशन की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को। परफॉर्मेंस बेंचमार्क, हिस्टोरिकल एबिटा मार्जिन इंडस्ट्री एवरेज और कंपटीटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब एबिटा मार्जिन की लिमिटेशंस को देख लेते हैं। एक्सक्लूड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट या अदर नॉन ऑपरेशन सोर्स से इनकम को कंसीडर नहीं करता है। इंडस्ट्री वेरिएशन, डिफरेंट इंडस्ट्री के एवरेज एबिटा मार्जिन अलग होते हैं। और शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एफिशिएंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अभी हमने एबिटा मार्जिन को समझा। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियो पीजी रेशियो के बारे में बात करते हैं। पीजी रेशियो एक स्टॉक की वैल्यू को मेजर करता है जो कि ग्रोथ को कंसीडर करते हुए होती है, जो पी रेशियो से ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर देता है किसी भी स्टॉक की। अब देखते हैं पीजी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी रेशियो अपॉन एनुअल ईपीएस ग्रोथ। अगर एक स्टॉक का पी रेशियो 15 है और एनुअल ईपीएस ग्रोथ उसकी 10% है तो उसका पीजी रेशियो होगा 15/10 इक्वल टू 1.5। अब पीजी रेशियो का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। अगर पीजी रेशियो 1 से कम है तो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है उसके ग्रोथ रेट को कंसीडर करते हुए। अगर पीजी रेशियो 1 का है तो इंडिकेट करता है कि स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, और पीजी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है और उसकी ग्रोथ रेट को कंसीडर करते हुए। अब पीजी रेशियो के यूजेस को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक रीजनेबल प्राइस पर फाइंड करने में ये मदद करता है, और ये कंपैरिजन टूल के रूप में डिफरेंट कंपनीज के पीजी रेशियो को कंपेयर करके बेटर ग्रोथ और रीजनेबल प्राइस ऑफर करने वाले स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। और इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी के पीजी रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करके उसके रिलेटिव वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं। अब पीजी रेशियो की लिमिटेशंस को देख लेते हैं। ग्रोथ एस्टिमेट एक्यूरेट और रिलायबल ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है, और शॉर्ट टर्म फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और एक्यूरेट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एंड डिफरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट अलग होते हैं जो पीजी रेशियो को अफेक्ट करते हैं। अभी हमने पीजी रेशियो को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को समझते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेजर करता है कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज को, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने एसेट को फाइनेंस करने के लिए कितना डेब्ट यूज करती है। किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है डेब्ट टू इक्विटी इक्वल टू टोटल डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर कंपनी का टोटल डेब्ट 50 करोड़ है और टोटल शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी 100 करोड़ की है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा 50/100 इक्वल टू 0.5।
अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है कंपनी ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज यूज़ कर रही है, मतलब कंपनी ज़्यादा डेब्ट फाइनेंसिंग पर रिलाय कर रही है। एंड लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है कंपनी कम फाइनेंशियल लेवरेज यूज़ कर रही है, मतलब कंपनी ज़्यादा इक्विटी फाइनेंसिंग पर रिलाय कर रही है। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के यूजेस को देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे ये रिस्क एसेस करने के लिए होता है। इन्वेस्टर को कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को इवेलुएट करने में ये मदद करता है। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिटरमाइन करने में ये मदद करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है या रिस्की है। और परफॉर्मेंस बेंचमार्क हिस्टोरिकल रेशियो, इंडस्ट्री एवरेज और कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की लिमिटेशंस को समझते हैं। इंडस्ट्री डिफरेंस इंडस्ट्री के टिपिकल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अलग होते हैं। और शॉर्ट टर्म वेरिएशन मार्केट कंडीशन या कंपनी ऑपरेशन के चेंज की वजह से फ्लक्चुएट हो सकता है और ये कम्प्रिहेंसिव नहीं है। कंप्लीट एनालिसिस के लिए इसे दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये पूरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को भी समझ लिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरे के पूरे फाइनेंशियल रेशियोज़ को समझा। इन रेशियोज़ को इवेलुएट करते वक्त हमेशा इंडस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे टाटा पावर और अडानी पावर के बीच कंपैरिजन्स वाली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।